प्रणाम। आज की कृष्णेंद्र कथा का सत्र, आज का सत्र 21 फरवरी। आज हम लोग थोड़ा चर्चा करना चाहते थे। एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है नशा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है नशा, जो कि शायद हर कोई प्राणी जानता होगा। नशा क्या है? नशा शब्द समझने के लिए मैंने आज का टॉपिक चुना कि नशा है क्या, और इज इट एडिक्शन? नशा और एडिक्शन एक ही बात है क्या? यह थोड़ा समझने के लिए हमें एक आज का दिन चुना मैंने। आज 21 फरवरी है, शिवरात्रि गई है। 18 तारीख की शिवरात्रि थी और ज्ञान कुंभ चल रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि ज्ञान कुंभ चल रहा है आजकल, और 18 से 24 तारीख तक चलता है। ऐशो सभ्यता में ज्ञान कुंभ मनाया जाता है 18 फरवरी से 24 फरवरी तक। 18, 19, 20, 21, आज चौथा दिन है, 4th डे ऑफ ज्ञान कुंभ। तो इसमें, और शिवरात्रि क्योंकि गई है अभी, शिवरात्रि इन्हीं दिनों में आती है तकरीबन, आसपास इसके, तो नशा शब्द को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर कहा जाता है कि भोलेनाथ भांग का नशा करते थे, कहा जाता है। मुझे पता नहीं है इस बात में कितनी वो है, क्योंकि सुना है हम लोगों ने, और काफी बचपन से ही सुनी है ये बात कि भांग का नशा भोलेनाथ किया करते थे। और भोले के जो वो हैं, क्या कहना चाहिए उनको, फॉलोअर्स। आपको पता है भोलेनाथ के फॉलोअर्स कितने होंगे इस वर्ल्ड में? का आप गिनती नहीं गिन सकते। टोटल 800 करोड़ पॉपुलेशन में भक्त जो भोलेनाथ के फॉलोअर हैं, शंकर के फॉलोअर हैं, शिव के फॉलोअर हैं, वो तकरीबन 600 करोड़ होंगे, शायद ज्यादा होंगे इससे भी। कुछ जानकर के, कुछ अनजाने में, बस ये फर्क हो सकता है कि वो कहते ना हो कि हम भोले के फॉलोअर हैं, पर फॉलो करते हैं। तो मोटा मोटा गिनना है तो आप ये लगा लो कि जितने भी लोग किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, किसी भी प्रकार का, तो वो जाने अनजाने भोलेनाथ को फॉलो करते हैं। पर उनको फर्क नहीं पता कि नशा किस चीज का करना चाहिए और किस चीज का नहीं करना चाहिए। ये एक साइंस ने ये टॉपिक कभी लिया ही नहीं कि नशा किस चीज का करना चाहिए, और नशा है क्या, नशा शब्द क्या है, नशे का मतलब क्या है। कुछ तो लोग कहते हैं जॉब का नशा होता है, नौकरी का नशा है। कुछ पैसे का नशा कहते हैं, पैसे का नशा कहते हैं। पैसे का नशा तो हर एक को है, सभी को है, इससे कोई अछूता है ही नहीं। तो 800 करोड़ में से 600 करोड़ अगर मैंने कहा तो इसका मतलब कम कहा। अगर हम पैसे के नशे को भी नशा माने तो यहां पर बात हो रही है भोलेनाथ की, से शुरू की मैंने। एक्चुअली तो नशे की बात कर रहा हूं मैं, पर भोलेनाथ का मैंने पहला एग्जांपल लिया, और लोगों के समझ में आने के फर्क होने के कारण ये और पता नहीं क्या क्या बनता चला गया। पर शब्द नशा समझना बहुत जरूरी है, और किस चीज का नशा बेस्ट है, सर्वोत्तम है, यह समझना जरूरी है। और फिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह समझना जरूरी है। तो नशा यानी एडिक्शन, यानी एक काम करने का
शौक भी, मजबूरी भी और जरूरी भी। वो कहते हैं, एक दोहा है, कणक कणकते 100 गुणी मादिकता अधिकाय, जो खाए बोराए जो पाए बोराए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, कणक कणकते 100 गुणी मादिकता अधिकाय। मादिकता क्या है? मादिकता है नशे का परिणाम। नशा जो करते हैं तो उनको मादक हो जाते हैं, वो मादिकता आ जाती है उनमें। नशा यानी मादिकता, नशा हो जाता है, यानी किसी चीज में कम नशा है, किसी चीज में ज्यादा नशा है। अधिकाय, मादिकता अधिकाय, यानी कोई नशा ज्यादा देता है, कोई नशा ज्यादा, कोई कैसा नशा देता है, कोई कैसा नशा देता है, और कोई कम नशा देता है, कोई ज्यादा नशा देता है। और कणक कणक, कणक किसको कहते हैं पता है आपको? कणक कहते हैं गेहूं को, अनाज को। अनाज में भी गेहूं को, पर्टिकुलरली ज्वार को। और कणक कहते हैं सोने को। गोल्ड को भी कणक कहा गया है। और नशा दोनों देते हैं। कणक कणकते 100 गुनी मादिकता अधिकाय, यानी नशा तो दोनों देते हैं, लेकिन वो नशा दिखता तब है जब अधिकता में आ जाए। अधिकता मतलब एक लिमिट से ज्यादा हो जाए उपयोग उसका। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, शराब, वाइन। कहते हैं कि शराब में, बियर जो है, उसमें नशा बहुत हल्का सा होता है पर बहुत हल्का सा होता है, सरूर आ जाता है। तो नशे का मतलब सरूर आना। और शराब के बारे में तो कहा ही जाता है, जब तक आप लिमिट में ले रहे हो तब तक कोई नुकसान नहीं करती, लेकिन जैसे ही लिमिट से बाहर हो जाती है तो वो फिर एकदम से बोराए हो जाती है। बोराना मतलब पागल हो जाना, किस्म से पागल हो जाना। कणक कणकते 100 गुणी मादिकता अधिकाय, जो खाए बोराए जो पाए बोराए। सोना अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो वो नशा कर देता है। गेहूं अगर आप, कणक अनाज अगर एक लिमिट से ज्यादा खाते हो तो वो नशा कर देता है। आपको पता है आजकल मिलेट्स की बात चल रही है, मोटा अनाज। मिलेट मतलब मोटा अनाज। तो मोटा अनाज या मिलेट, इसकी ये बेटर क्यों है गेहूं से? अनाज से मोटा अनाज बेटर क्यों माना जाता है? तो बहुत सिंपल सा इसका कारण है कि मोटा अनाज ज्यादा खा नहीं सकते आप, और डाइजेस्ट आराम से हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी जब ज्यादा खा ही नहीं सकते आप तो डाइजेस्ट तो हो ही जाएगा। और गेहूं ज्यादा खाई जाती है तो नशा हो जाता है। मोटा अनाज खाने से नींद नहीं आती है। नशे की पहली निशानी है नींद का आना। पहली निशानी नशे की, नींद का आना। और अगर उसका नेक्स्ट लेवल चले जाओगे तो फिर आप हरकतें वो करने लगते हो जो पागलपन की हरकतें कही जाती हैं। पागलपन का पहला स्टेप, अगर आप नींद सोए नहीं, नींद का था, नींद आपने ली नहीं, तो आपने और ले लिया, नशा और कर लिया, तो फिर आपके पास जो आप हरकतें करते हो वो पागलपन का पहला स्टेप कहा जाता है। एंट्री इन दी एरिया ऑफ
मैडनेस, कि आप अपने ऊपर कंट्रोल खोने लगते हो। मैडनेस मतलब आप अपने ऊपर कंट्रोल खो लेते हो, आपको पता नहीं लगता आप क्या कर रहे हो। नशे का ये परिणाम है। तो हमें यहां पर जो समझने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये, भोलेनाथ भांग का नशा करते थे। भांग का नशा, और भांग का नशा क्या है? भांग का नशा क्यों, भांग ही का नशा क्यों करते थे वो? तो आप जानकर के हैरान होगे। अगर आपको उसका भांग का नशा करने की तरीका है, विधि है, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, सिस्टम है एक, अगर वो सिस्टम से आप भांग का नशा करते हो तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपका पेट भरा रहेगा, आपको एनर्जी इतनी मिलेगी कि सारा दिन आपको कुछ खाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपका डाइजेशन सिस्टम परफेक्ट काम करेगा। जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज, जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज, तो यही है जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी का मतलब, कि अगर आप भांग का नशा विधिवत करते हो तो आप कुछ भी वेस्ट को एमिट नहीं करोगे, वेस्ट को बाहर नहीं फेंकोगे, और जब वेस्ट को नहीं फेंकोगे तो आप पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, क्योंकि वेस्ट इज द फादर ऑफ पोल्यूशन। यह फैक्ट तो हमें पहले से पता है इस बात का। भांग का विधिवत नशा किया हुआ आपको वेस्ट जनरेट नहीं करने देता। भोलेनाथ इसलिए भांग का नशा करते थे। उन्होंने ये बताया कि यही एक ऐसा प्रोडक्ट है, यही एक ऐसी जड़ी बूटी है, यही एक ऐसी पौधा है जिसका आप अगर विधिवत उपयोग करते हो तो आपका एग्जॉस्ट जीरो होगा, यानी आप वेस्ट कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, यानी आप पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट नहीं करोगे कुछ भी। मतलब कमाल देखो कि क्या टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया भोलेनाथ ने भांग का नशा करके बताते हुए, जिसको हम समझ ही नहीं पाए, और फिर कितने सारे नशे करने लग गए, कितनी सारी वैरायटी हो गई नशे में, तो वो नशा फिर हमें नुकसान देने लगा। भांग का नशा विधिवत किया हुआ भोजन का काम करता है, पूर्ण भोजन का काम करता है, पूरे दिन के लिए लेने का तरीका है, उसका प्रोसीजर है, उसके बिना काम नहीं चलेगा वो तो अदरवाइज। और भांग तकरीबन हर जगह पर होती है, ऐसा सुनने में आया है। कहीं पर भी जहां पर भी पानी है तो पानी के आसपास, शायद मुझे पता नहीं एक्चुअली एग्जैक्टली, बट भांग जो है तकरीबन होती है हर जगह पर। पहचान की बात है, कुछ भांग जहरीली भी हो सकती है, होती हो, मतलब भांग की वैरायटी होती होगी, तो उसमें कौन सी भांग यूजफुल है वो समझना बहुत जरूरी है। तो आप मोटा मोटा ये समझ लो कि कैलाश पर्वत के आसपास जो भांग मिलती होगी, डेफिनेटली वो भांग उसी तरह की होगी। आजकल के तरीके में मुझे पता नहीं है क्या सिस्टम है, क्या होगा, पर मैं मोटा मोटा अंदाजा लगा सकता हूं
कि वो भांग जो है वो रहती होगी, यूजफुल होती होगी। तो ये चेक करने वाली बात है, समझने वाली बात है। अगर आपको स्वाद अच्छा खाना खाना है, स्वाद भोजन करना है, तो आप उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां का या तो आपको पता है या बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। और रिकमेंडेड जो होगा वो जरूरी नहीं है कि आपके जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा वहां पर, जो टेस्ट आपको चाहिए वो मिल जाएगा वहां पर, नहीं मिलेगा। लेकिन जो स्वाद आपको चाहिए वो आपको अलग अलग जगह पे जाकर के टेस्ट वैलिडेट करना ही पड़ेगा, अपने आप ही जाकर के चेक करना पड़ेगा। रिकमेंडेशन हैज अ मीनिंग दैट यू कैन ट्राई देयर। ये जो स्टार्स का सिस्टम चला है ना आजकल, कि हमें स्टार दे देना सर, 2 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, कहीं पर 7 स्टार भी है। तो वो बेसिकली है कि कितने ज्यादा लोगों ने खाना खाया, उनमें से कोई एक का स्वाद तो शायद आपसे मिलता हो, तो आप रिकमेंडेशन देखते हैं। लेकिन स्वाद सबका अपना अपना होता है। नॉर्मली स्वाद कॉपी नहीं होता। काम चला लेते हो, गुजारा चला लोगे, पर टेस्ट कैनॉट बी कॉपीड, कैनॉट बी कॉपीड। तो इसीलिए नशे की इतनी सारी वैरायटी बन गई, क्योंकि टेस्ट कैनॉट बी कॉपीड। और मैंने जो बात की भोजन की रिप्लेसमेंट नशा, तो वो नशा जो आपको बार बार, मतलब बार बार क्या, डिस्टर्ब ना करे बिल्कुल भी। जो नशा आपको डिस्टर्ब ना करे, वो नशा अगर आप लेते हो तो समझो कि वो भोजन का काम करे। वो चीज जो भोजन का काम करे, नशा ना दे आपको, वो आप खाओगे तो आपको लाभ होगा, लाभ होगा। लोग कहते हैं कि पानी जो है एसिडिक नहीं होना चाहिए, जबकि आपके पेट में एसिड भरा रहता है। आपको पता है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम क्यों आती है? एसिड बढ़ जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम कहते हैं ना, एसिडिटी की प्रॉब्लम आ गई। तो भोजन वो खाओ जो क्षारीय हो, यानी बेसिक हो, एल्कलाइन हो। पर पानी अगर आप एल्कलाइन पीते हो तो वो आपको फायदा देगा नहीं। जरूरी है कि फायदा दे, वो तब आपको फायदा दे सकता है जब आप भोजन भी एसिडिक कर रहे हो और आपके अंदर भी एसिड है। अगर आप भोजन एल्कलाइन करते हो तो आपको पानी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये आपको लोगों को मिसगाइड करना है कि आप पानी अगर एल्कलाइन लोगे तो आपको फायदा होगा। पानी अगर आप एल्कलाइन लेते हो और भोजन आपका एल्कलाइन है तो आपका पेट कभी ठीक नहीं रह सकता, आपको नुकसान होगा ही होगा। तो बेटर यह है कि आप पानी नॉर्मल लो और भोजन एल्कलाइन लो। पर यहां पर मैं तो एडवाइस ये करूंगा कि भोजन आप स्वाद अनुसार लोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। पानी पीने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, अगर आप भोजन जो है स्वाद अनुसार लेते हो। पर आपको अपने स्वाद जागृत होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी चीज में आपको स्वाद आने लग गया, फिर तो आपकी जिंदगी झंड है, बेकार है। स्वाद का आपको जागरण होना चाहिए। आपकी इंद्रिय, स्वाद वाली इंद्रियां जागृत होनी चाहिए। तो आपको कोई भी भोजन नुकसान नहीं करेगा और आपको कोई भी पानी, नॉर्मल पानी जो पानी आता है नदियों से,
वो पानी काफी है पीने के, वो उसके लिए यूज करने के लिए। एक स्वमूत्र चिकित्सा की बात हुई है। गौमूत्र का उपयोग करते हैं लोग, और भी बहुत सारे ऐसे पशु बताए गए हैं जिनके मूत्र का उपयोग करते हैं लोग। तो मूत्र इज नथिंग बट एग्जॉस्ट, आपका जो वेस्ट है। अब सोचो वेस्ट का यूज कर लेते हैं बिना रिसाइकलिंग के, तो क्या वो फायदा देगा? मुझे नहीं पता इस बारे में, ये आपको समझना पड़ेगा। और स्वाद अनुसार अगर आप नहीं खाते हो तो आपकी जिंदगी तो वैसे भी बेकार ही है। खैर, हमारा अभी जो सब्जेक्ट है आज का वो नशा है, स्वाद नहीं। और मोटा अनाज इसीलिए खाया जाता है क्योंकि वो कम खाया जाता है, तो डाइजेशन आपका इंप्रूव रहता है, और उसमें वो एल्कलाइन कैपेबिलिटी होती है जो आपके एसिडिक डाइजेशन सिस्टम को वो कर देती है, कॉम्प्लीमेंट कर देती है। जो डाइजेशन है वो बिना एसिड के डाइजेशन नहीं हो सकता आपका। बिना लीवर जो है वो आपका वही, आप एल्कलाइन पानी अगर पीते हो तो आपके लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपका भोजन भी एल्कलाइन है और पानी भी आप एल्कलाइन पी रहे हो तो आपके लीवर को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इट सीम्स जो खाने के लिए, जो भूख लगने के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो आपका लीवर जनरेट करता है, डाइजेशन के सिस्टम, और वो एसिड होता है, उसको एसिड बोला गया है। बॉयल, आई थिंक बॉयल कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं। तो वो एसिडिक होता है, तो डाइजेशन बिना एसिडिक के हो नहीं सकता, ये बात समझ लो आप। और एल्कलाइन जो है वो जलाता है। एल्कलाइन का मतलब है वो जलाएगा, बर्न करेगा, और एसिडिक का मतलब है वो डाइजेस्ट करेगा। समझे? तो आप एल्कलाइन समझना है ना, तो सोडियम को एल्कलाइन कहा गया है, सोडा, कास्टिक सोडा एल्कलाइन होता है। उसको आप अपने हाथ पर, स्किन पर रख के देखो क्या होता है, पता लग जाएगा आपको कि एल्कलाइन का मतलब क्या है। एल्कलाइन को अगर आपने समझना है तो आप कास्टिक सोडा को अपने स्किन पर रखकर देख लो, और ये स्किन तो फिर भी बहुत वो है, कम सेंसिटिविटी है इसकी। अंदर की स्किन जो है कितनी सेंसिटिव है आप सोच सकते हो। तो जब यहां पर अगर आप वो कास्टिक सोडा रखते हैं और उसका क्या हाल, वो आपकी स्किन का क्या हाल कर देता है, तो आप सोचो कि आपके अंदर जाकर के वो क्या करेगा। तो एल्कलाइन वाटर के लिए जो लोग कहते हैं, तो ध्यान रखना कि उसके साथ आपको भोजन एसिडिक लेना पड़ेगा। अगर आपका भोजन एल्कलाइन है तो आपको पानी जो है नॉर्मल लेना पड़ेगा। नॉर्मल पानी यानी स्लाइटली एसिडिक होता है नॉर्मल पानी, स्लाइटली एसिडिक। ये गौमूत्र वगैरह जो इसकी जो बात करी जाती है, ये आपको डाइजेशन में तो हेल्प करते हैं। सारा सिस्टम ही जो खाने पीने का वो डाइजेशन से कनेक्टेड है। खैर, हम लोग बात कर रहे थे नशे की। नशे पर वापस आते हुए अपने टॉपिक पर, कि नशा, अब हमने समझा कि एक नशा जो भोजन देता है, खाने से होता है, एक नशा जो पीने से होता है, एक नशा जो खाने से होता है, एक नशा जो पीने से होता है। और नशा जब ज्यादा हो जाता है तो वो पागलपन की पहली सीढ़ी बन जाता है।
यानी नुकसान देने लगता है। नशा भी मेरे ख्याल से एल्कलाइन होता है क्या? अल्कोहल एल्कलाइन होता है? मुझे पता नहीं है, वो आपको समझना पड़ेगा कि अल्कोहल जो है वो एल्कलाइन होता है क्या, मुझे नहीं मालूम। खैर, तो नशे की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो नशा वो करना है, एक तो लिमिट में करना है, समझ कर करना है, प्रोसीजर से करना है। अगर आप दारू पीते हो, मान लो नशा करते हैं ना, शराब पीते हैं, तो शराब पीने का भी एक तरीका है। अगर आप उस तरीके से, उस प्रोसीजर से शराब पिएंगे तो आपको नुकसान नहीं दे सकता, गारंटी है। सर्दियों में ब्रांडी पीते हैं लोग, उसे ठंड नहीं लगती है, गर्माहट देती है। पर अगर आप प्रोसीजर से, विधिवत शराब पीते हो, कोई भी नशा करते हो, अगर आप विधिवत करते हो तो आपको नुकसान नहीं दे सकता किसी भी हालत में, पक्की बात है। कुछ लोग नशा खाने वाला नशा है, पर उसको खाते नहीं है, सूंघते हैं। उससे नशा हो जाता है। पता नहीं वो नस्वार और क्या क्या तो रहता है। मतलब वो सूंघते का मतलब, ओह सॉरी, सूंघना तो एक चैप्टर है, सूंघना भी है। एक है वो स्मोकिंग, वो भी तो नशा है, स्मोक करते हैं। तो स्मोक में क्या चीज की स्मोकिंग कर रहे हो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। और जो भी करो, हर एक का प्रोसीजर अलग अलग होगा, एक ही प्रोसीजर सब पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अगर आप तंबाकू को वो कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, तो उसका तरीका कुछ और है। नॉर्मली तंबाकू जो जड़ी बूटी से रिलेटेड है, वो खाने के लिए काम आती हैं। खाने से वो नशा कम देती है। कम से मतलब वो नशा देती है जो आपको सूट करता है। जो नशा आप स्मोक से ले रहे हो, वो नशा आपको क्विक रिएक्टिंग होता है। और क्विक रिएक्टिंग का मतलब तो आप समझ ही सकते हो कि जल्दी जल्दी अगर आप किसी चीज को खींच रहे हो, भोजन जल्दी जल्दी कर रहे हो, तो इंडाइजेशन होगा ही। भोजन को कहा है 32 बार चबाना चाहिए। तो भोजन 32 बार चबाने के लिए चबाओगे तो 32 बार में होगा क्या भाई? तुम खाना, हर भोजन थोड़ी 32 बार चबा के काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। कोई 15 बार में हो जाएगा तो 32 बार चबाओगे क्या जब बचा ही कुछ नहीं? तो हर चीज के साथ कनेक्टेड है आपकी ये विधि, प्रोसीजर। अगर आप गेहूं जैसा अनाज खा रहे हो तो 32 बार चबाना है। और यदि आप मोटा अनाज खा रहे हो तो वो मोटे अनाज के हिसाब से कितनी बार चबाना है वो देख लेना, समझ लेना, बहुत जरूरी है वो। और जल्दी जल्दी खाओगे तो ओवर ईटिंग होगी ही होगी, गारंटीड है। पेट भर के नहीं खा सकते आप, क्योंकि ओवर ईटिंग को कंसेप्ट समझना है तो आप, जो गाय भैंस होती हैं या और जानवर हैं जो जुगाली करते हैं, ओवर ईटिंग का कंसेप्ट समझना है तो उनसे समझो। वो जल्दी जल्दी बहुत सारा खा लेते हैं और फिर उसको निकालकर मुंह में चबाते हैं, बैठ करके चबाते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये तो सारा दिन खाते ही रहते हैं। तो ओवर ईटिंग करने का मतलब है कि आपने खा करके स्टोर कर लिया और बाद में उसको चबा रहे हो, यूज कर रहे हो। लेकिन इंसान अगर ओवर ईटिंग करता है तो उसका पेट खराब, इंडाइजेशन। और जल्दी जल्दी खाओगे तो आपको
प्रॉब्लम होगी ही होगी, गारंटीड है। तो जल्दी जल्दी नहीं खाना, पानी जल्दी जल्दी नहीं पीना। कहते हैं मैंने एक घूंट में गिलास खाली कर दिया, तो आपने बीमारी बुला ली। मादिकता अधिकाय, जल्दी जल्दी में ज्यादा खाया जाता है। तो पानी का एक घूंट में पानी का गिलास भर के पी लिया, तो यानी आपका नशा तो हो ही गया, पानी का ही नशा हो जाएगा। पानी ही नशा बन जाएगा आपके लिए अगर आप इस तरीके से लेंगे तो आराम से खाओ, तसल्ली से खाओ। कहते हैं ना, अरे रोटी तो कम से कम तसल्ली से खा ले, बैठ के खा ले, आराम से खा ले। ओवर ईटिंग जल्दी जल्दी खाने का नतीजा होता है, तो जल्दी जल्दी नहीं खाना। मोटा अनाज खाओगे तो ओवर ईटिंग होने के चांसेस मिनिमम है, क्योंकि एक तो जल्दी नहीं खाया जाएगा और क्वांटिटी ज्यादा नहीं खाई जाएगी। जल्दी नहीं खाया जाएगा तो क्वांटिटी ज्यादा नहीं खाई जाएगी। मतलब सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। और ओवर ईटिंग से आपका जो एनर्जी लेवल है वो गिरेगा, गारंटीड गिरेगा। अंडर ईटिंग से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। मोटा अनाज वो करता है, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। आप ये देख लेना कि मोटे अनाज में कौन सा अनाज आपको सूट करेगा, ये समझ लेना। जैसे जवार और गेहूं का मैं कंपैरिजन बता सकता हूं आपको। गेहूं जो है और जवार की तकरीबन एक जैसी टेंडेंसी है, लेकिन जवार जो है वो कॉन्स्टिपेशन करती है। गेहूं के मुकाबले में जवार बहुत तेजी से कॉन्स्टिपेशन करती है। तो ये चीजें, ये फैक्टर समझ लेना। मिलेट आप उपयोग कर रहे हो और आपका पेट खराब रहता है, तो समझ लो कि आप जो मिलेट का जो कंपोनेंट यूज कर रहे हो वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। एक बैलेंस के नाम पर, बैलेंस ऑफ द डाइट बैलेंस होनी चाहिए, उसके नाम पर आपको आप क्या खा रहे हो आपको पता है? आप पेट के रोगों को इनवाइट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि स्वाद, आपको एक चीज का चार चीजें मिक्स कर दी तो आपने स्वाद चार स्वाद एक साथ मिला दिए, तो आपका तो नुकसान डेफिनेट है, गारंटीड है, पक्की बात है। एक कच्चा खाना आपको नुकसान कर सकता है, अगर राइट कुक्ड फूड नहीं है तो आपको डेफिनेटली नुकसान करेगा। फुल कुक्ड फूड होना चाहिए, पूर्णतया कुक्ड। और आपको पता है बेस्ट कुकिंग का वो क्या है? बेस्ट कुकिंग है पूरी, रोटी, ब्रेड, पराठा, पूरी। तंदूर की पूरी, तंदूर की जो रोटी होती है वो पकी हुई होती है, तवे की रोटी पकी हुई होती है, क्योंकि वो आग में से निकली होती है। एयर फ्रायर से भी पकाया जाता है सामान, एयर फ्रायर से, बाय थ्रोइंग हॉट एयर। उसका नुकसान क्या है? हॉट एयर से अगर आप वो उसको ब्लो करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर की एयर होती होगी नेचुरली, मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है, पर मैं सिस्टम बता रहा हूं आपको कि अगर आप हॉट एयर से किसी चीज को कुक करते हैं ना, तो उसका पता है नुकसान क्या होता है? वो एयर का कुक टेम्परेचर तो हो गया, लेकिन जो एयर का जो प्रेशर था
उसने डैमेज कर दिया अनाज को, उसने उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल दिया। ऑयल के अंदर, ऑयल फ्राइंग करने के लिए ऑयल यूज किया जाता है, तो कौन सा ऑयल बेस्ट माना जाएगा, कैसे पता लगे? तो वो ऑयल जो सीप इन ना करे। नहीं समझे? वो ऑयल जो अंदर ना चला जाए। बाहर की सरफेस पर लेयर बना ले, वो ऑयल बेस्ट ऑयल माना जाता है। और उसमें आता है सरसों का तेल, फिर आता है मूंगफली का तेल, फ्राइंग अगर करनी है तो इनमें करेंगे तो आपको मिनिमम नुकसान होगा। और ये बातें मैं बार बार, ये खाना क्यों आ रहा है, नशे की बात कर रहा हूं तो ये बार बार खाना क्यों आ जाता है बीच में? क्योंकि मैं ये इसलिए आ जाता है खाना बीच में, क्योंकि नशा आप खाने की तरीके से करते हो या स्मोकिंग के तरीके से, सूंघने के तरीके से नशा, और करते कैसे हो? अब कुछ नशे ऐसे आ गए जो इंजेक्ट करके लिए जाते हैं नीडल से। तो नीडल से तो मेडिसिन भी लेते हो आप। तो आपको सिर्फ यह समझना है कि आपको स्वाद, मेन क्राइटेरिया जो नशे का है वो है स्वाद से कनेक्टेड। और आप हैरान होंगे, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। कितना ठीक है ये मुझे इसमें पता नहीं है, बट मेरे ख्याल से ठीक होना चाहिए कि वाजिद अली शाह शायद एक नवाब थे, या वही नाम था मेरे ख्याल से, तो नाम मैं भूल ना रहा हूं। वो जो है 20 तरह के पकवान बनवाते थे अपने भोजन के लिए। 56 भोग की बात करते हैं ना कृष्ण के मामले में, तो कृष्ण 56 भोग बनवाते थे, पर वो जो नवाब थे वो 20 तरह के पकवान बनाते थे, पर खाते नहीं थे वो सिर्फ पकवान सूंघते थे। इसीलिए जैसे नशे की बात करते हो तो खाना आएगा ही आएगा, स्वाद आएगा ही आएगा, स्वाद का जिक्र आएगा ही आएगा, बिना उसके रह नहीं सकते। तो सूंघने से उनका पेट भर जाता था, और वो गाते बहुत अच्छा थे इट सीम्स। कृष्ण बांसुरी बजाते थे, 56 भोग खाते थे वो, और बांसुरी बजाते थे। यशोदा माता कड़ी बहुत स्वाद बनाती थी, बहुत ही स्वाद, अत्यंत स्वाद जिसको कहते हैं यशोदा। खैर, तो नशे की बात, वही स्वाद जो होता है, तो आदमी उसको ज्यादा खा लेगा तो वो नशे का काम करेगा। जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है यही है कि अगर आप ज्यादा खाओगे तो नशा होगा। मादिकता अधिकाय, अधिकता जो है, ज्यादा जो है, वो नशा करता है। दारू अगर ज्यादा पीते हो तो नशा होता है। तो कोई भी चीज नशा नहीं कर सकती आपको, अगर आप उसको लेने का तरीका और प्रिसाइजली लेने का तरीका, हर चीज का तरीका अलग है। दारू अगर गन्ने के उससे बनी है तो अलग तरीके से पी जाएगी, बियर अगर चीनी से बनी है तो अलग तरीके से पी जाएगी, और अगर
फ्रूट से बनी है तो सेब की दारू का नशा अलग होगा, मतलब उसको लेने का तरीका अलग होगा, और ताड़ी लेने का तरीका अलग होगा। हर चीज का तरीका अलग अलग होगा। अफीम का नशा लेना है तो वो अलग तरीके से लिया जाएगा, और भांग का नशा करना है तो वो अलग तरीके से लिया जाएगा। धतूरे का नशा अलग होगा, ज्वार का नशा अलग होगा, चावलों का नशा अलग होगा, ऐसे ही गेहूं का नशा अलग होगा, गोल्ड का नशा अलग होगा। गोल्ड का नशा होता है तो नशा देखने से भी होता है, वो नशीली आंखें कहते हैं ना वो, तो नशा देखने से भी होता है, नशा स्वाद से भी होता है। नशा देखने से स्वाद में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अल्टीमेटली नशा स्वाद से ही होता है, और स्वाद जो है आपकी चीज देखने से भी स्वाद आ जाता है, आपको सूंघने से भी आ जाता है स्वाद, पीने से भी आता है, खाने से भी आता है, और टच करने से भी आता है। पांचों सेंसेस नशा दे सकती है आपको, इसीलिए उनका सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है। अकेले अकेले यूज करोगे तो वो नशा ही देंगी। आंख से नशा कैसे होता है पता है आपको? आंख से नशा ऐसे होता है, आप किसी भी गार्डन में जाओ तो जो फूल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, कलर या फूल या उसकी शेप जो भी, तो वो नशा है आपको, उसका नशा हो गया आपको। आंख से नशा ऐसे होता है। सूंघने से नशा होता है तो पता ही है, नस्वार बताया ही मैंने एग्जाम्पल, और बहुत सारी चीजें हैं। वाजिद अली शाह का एग्जाम्पल दिया ही मैंने आपको, अगर वो नाम ठीक है तो। और पीने से तो होता ही है, दारू पीते ही हैं। तो अब हम बात करेंगे बेस्ट नशे की, कि बेस्ट नशा क्या है। बेस्ट नशा क्या हो सकता है? सर्वोत्तम नशा किस चीज का हो सकता है? सर्वोत्तम नशा हो सकता है सांस का, ब्रेथ का। इनहेल एक्सहेल का परफेक्ट नशा हो सकता है। और वो नशा जो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। बाकी सारे नशे आपको फायदा भी दे सकते हैं, नुकसान भी दे सकते हैं। ज्यादा लोगे तो डेफिनेटली नुकसान देगा, और कम भी नुकसान दे सकता है। लेकिन अगर आप सांस को नशा बना लो, सांस का नशा करना सीख लो, सांस को नशा करना सीख लो, तो वो जितना मर्जी लो, जब मर्जी लो, कोई टाइम से मतलब नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, ना ड्यूरेशन से मतलब है, ना गिनती से मतलब है, ना ही नुकसान होने के डर से मतलब है, ना ही कोई आपको डांट लगाएगा, ना ही कोई आपसे नाराज होगा, ना ही कोई आपसे परेशान होगा, ना ही आप किसी को परेशान करोगे, ना ही आप किसी के ऊपर बोझ बनोगे। बाकी जो नशे करोगे तो उसमें आप दूसरे पर बोझ बनोगे ही बनोगे, हर हालत में। लेकिन जब अगर सांस का नशा करना शुरू कर देते हो तो आप किसी के ऊपर बोझ बनोगे ही नहीं, बल्कि दूसरों का सहारा बनोगे। तो अगर आप दूसरों का सहारा बनना चाहते हो तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय सांस का नशा करने के। अदरवाइज आप किसी का भी सहारा बन रहे हो तो वो आप उसको नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हो, फायदा कम। पक्की बात है ये। और सबसे ज्यादा नुकसान होता है कपलहुड में, और फीमेल्स को सबसे ज्यादा नुकसान होता है इसका। वो सारा बोझ फीमेल को उठाना पड़ता है, पुरुष का भी और अपना भी। तो नशा चाहे कोई भी करे,
उसका बोझ फीमेल को ही उठाना पड़ता है। यह बात आप समझ लो। जेंडर इक्वेलिटी इज नॉट गोइंग टू हेल्प कि अगर कोई भी नशा करेगा तो उसका बोझ फीमेल को ही उठाना पड़ेगा, कन्या को ही उठाना पड़ेगा, लड़की को ही उठाना पड़ेगा। तो क्या पति पत्नी के ऊपर बोझ बनेगा, बनना चाहेगा? तलाक इतने क्यों हो रहे हैं? एकमात्र कारण, एक से ज्यादा पत्नियां क्यों रखते हैं लोग, रखना चाहते हैं आदमी कि बोझ बट जाए, उसका बोझ एक औरत पे ना पड़े। और मतलब कमाल का ये इसकी वो है इंप्लीकेशंस, समझने की बात है कि नशे का सारा बोझ कोई भी करता हो वो फाइनली औरत पे आके पड़ता है। हर एंगल से देख लो, कहीं भी देख लो, और देख सकते हो ये बात आप। और पुरुष नशा करता क्यों है? भोजन तो करेगा ही, रोटी तो खाएगा ही, और गेहूं में नशा होता है तो मैं क्या करूं? अब भाई अब मैं क्या करूं? तो पुरुष नशा करता है एनर्जी लेने के लिए, अपने आप को ऊर्जावान रखने के लिए, कि शक्ति के लिए, अपने शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए। और नशा जब बन जाता है यानी उसका शुक्र कमजोर होना शुरू हो गया, तो वो नशा बनने लगा। जब तक वो शुक्र को मजबूत कर रहा था तब तक वो नशा नहीं था। जब तक पुरुष जो है उसको प्रोसीजर्स के हिसाब से नशा कर रहा है तो वो नशा नहीं बनता, तो वो स्त्री के ऊपर बोझ नहीं बन सकता। अगर स्त्री अपने पति को बोझ समझने लग गई है तो ये समझ लो कि पुरुष जो कुछ भी कर रहा है, जो भी नशा कर रहा है, कैसा भी है, वो उसको नुकसान दे रहा है। उसको कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। या स्त्री का शुक्र इतना वीक हो चुका है, इतना कमजोर हो चुका है कि वो उस पुरुष का बोझ उठा नहीं पा रही, कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही। और अपने आप को, अपने शुक्र को रिपेयर नहीं कर रही, हील नहीं कर रही। और पुरुष नशा जरूरत से ज्यादा कर रहा है तो वो बोझ बन गया। जो नशा उसको सपोर्ट करने के लिए था वो उसके लिए बोझ बन गया, और वो बोझ सारा का सारा स्त्री पर, परिवार पर। वो कहते हैं कि नशा परिवार के परिवार बिगाड़ देता है, नशा मत करो। तो नशा करो, मैं कहता हूं नशा करो, पर विधिवत करो, प्रोसीजर से करो। मैं ये भी नहीं कहता कि क्वांटिटी कम करो ज्यादा करो, मैं ये भी नहीं कहता। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, तरीके से करो। रोटी खा रहे हो तरीके से खाओ, मिलेट खा रहे हो तरीके से खाओ, शराब पी रहे हो तरीके से पियो, स्मोक कर रहे हो तरीके से करो। स्मोक में आप वो सिगरेट से स्मोक को खींचते हो आप, तो नुकसान करता है आपको। क्योंकि आप नेचर के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। अगर आप बिना खींचे स्मोक कर सकते हो, करो, कोई नुकसान होगा ही नहीं आपको।
खींचोगे तो नुकसान होगा। फिर देखो, आप सांस नाक से लेते हो, जो स्मोक करते हो तो सांस मुंह से लेते हो कि नुकसान ना करे मुझे, तो वो ठीक है, वो फायदा करेगी। पर खींचना पड़ता है तो वो नुकसान करेगा। सांस को आप अगर खींचोगे तो नुकसान करेगा, वो चाहे नाक से खींचो चाहे मुंह से खींचो, खींचोगे तो नुकसान करेगा ही भाई। सांस को अगर आप खींचोगे, चाहे मुंह से खींचो चाहे नाक से खींचो, नुकसान करेगा ही करेगा। तो खींचना नहीं है। फिर देखो आप, नशा आपको कितना फायदा दे देगा। और जो नशा नाक से मान लो नशा ले रहे हो, तो उसका प्रोसीजर, उस जो नशा ले रहे हो उसका प्रोसीजर समझ करके लो। पर खींचना अगर उसमें इन्वॉल्व है तो खींचने से काम नहीं चलेगा भाई। खींचोगे तो नुकसान ही होगा, कम या ज्यादा अलग बात है, पर खींचने से तो नुकसान ही होगा। खाने से मिनिमम नशा होता है, और नाक से सांस से जो खींचा जाता है वो मैक्सिमम नशा देता है। तो श्वास प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और सांस का अगर आप नशा करना सीख लो तो फिर आप सोचो कि आप जिंदगी में क्या, आप कहां पहुंच गए। एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप बोझ नहीं बनोगे। हर इंसान चाहता है कि मैं मरते वक्त किसी पर बोझ ना बनूं, यानी बीमार ना पड़ूं मैं। नशा क्यों करते हैं? मैं बीमार ना पड़ूं। सर्दी लगती है ना तो ब्रांडी पीते हैं, तो इसीलिए क्योंकि सर्दी जो है नुकसान करेगी। ब्रांडी पी ली तो गर्माहट रहेगी मेरे को, तो नुकसान नहीं देगी। तो नशा इसीलिए किया जाता है कि मैं जो परफॉर्म करूंगा वो परफॉर्मेंस ठीक रहे। पर अगर वो नशा बन चुका है तो वो परफॉर्मेंस ठीक नहीं देगा, बोझ ही बनेगा। जो कपलहुड में जो डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसका एकमात्र कारण यही है, एकमात्र कारण। कपलहुड में डैमेज, कपलहुड यानी रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। लव लाइफ जिसको कहा गया है, प्रिसाइजली द वर्ड इज लव लाइफ। योर लव लाइफ is absolutely dependent on the type of नशा you take। और नशे के बिना लव लाइफ चल नहीं सकती, यह भी बता दूं मैं। अगर आप कोई भी नशा नहीं लेते हो तो आपकी लव लाइफ चलेगी नहीं, बेकार है। और रोटी भी नशा देती है, यह बात समझ लो आप। और लव लाइफ बेस्ट चलाने के लिए सांस का नशा इज अल्टीमेट। हठ योग ही अगर करना है तो श्वास योग का हठ योग करो ना। फिर देखो आप कमाल। निष्ठा योग का हठ योग करो भाई। तत्वों का ज्ञान तो ले लो पहले अपना। हठ योग करने का भी प्रोसीजर है। अब जो हठ योग करा जाता है वो भी बिना प्रोसीजर के करते हो आप लोग ज्यादातर। अगर हठ योग भी प्रोसीजर के साथ करोगे तो आपको लाभ गारंटीड मिलेगा, और पक्का मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हठ योग भी करना है तो प्रोसीजर से करना है, तरीके से करना है, विधि से करना है। विधिवत तो हर काम विधिवत ही करना पड़ेगा, करना ही है।
Procedures are much more important than the content. Procedures are much more important than the content. And all procedures are defined by Vishnu, Mahavishnu, Krishnansh. You have to adopt them. Asho Sabhyata is the only, the current Sabhyata, current civilization is Asho civilization, digital civilization. You have to migrate to digital civilization. अन्यानी सभ्यता से बाहर निकलना ही पड़ेगा आपको, वो मर चुकी है. No point carrying dead elephant. No point carrying dead elephant. Learn to live with future, not present. Change the concept of learn to live with present. Forget it. It was Anyani Sabhyata culture. Learn to live with future. From today onwards, चौथा है. 4 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है. आज का दिन चौथा दिन है का ज्ञान कुंभ का, इसीलिए मुझे ये टॉपिक उठाना पड़ा. बाईस, 23, 24 3 दिन और रह गए. तो दिस इज द मिडिल डे, मिडल ऑफ द ज्ञान कुंभ. तो लव लाइफ का फाउंडेशन क्या है? लव लाइफ की फाउंडेशन है नशा. सर्वोत्तम नशा है सांस का. और क्या बताया? लव लाइफ का जो फाउंडेशन बताया वो नशा, और सर्वोत्तम नशा सांस का, और प्रोसीजर्स ऐशो सभ्यता के. तो आप अगर इनका, और नशा जो मैंने बताया ना आपको, सांस का नशा एक्चुअली क्या होता है? वो होता है विष्णु का नशा. सांस का नशा विष्णु का नशा कहलाता है. पालने का काम करते हैं विष्णु पालने का काम करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? गेहूं में जो एनर्जी है वो विष्णु दे रहे हैं. इसीलिए आत्मा की बात करी गई थी. आत्मा इज नथिंग बट एनर्जी. तो गाय पृथ्वी को पालती है का मतलब है गाय पृथ्वी को एनर्जी देती है अपने पंचगव्य से. हम लोग जो ये शिवलिंग का दूध से अभिषेक करते हैं, दुग्ध अभिषेक क्या कहते हैं उसको पता नहीं, सोमवार को, तो उसके पीछे ना बड़ी कंट्रोवर्सी उठाने की कोशिश करी जाती है. और वो पता है क्यों किया जाता है? वो गाय के दूध से करोगे तो वो सर्वोत्तम माना जाएगा, वही माना जाएगा. शिवलिंग का अभिषेक गाय के दूध से करना चाहिए. गाय का दूध पृथ्वी को पालता है, और उस सारे दूध को नालियों में डालने की बजाय पृथ्वी में डालना चाहिए, खेतों में डालना चाहिए. हर खेत में शिवलिंग लगा होना चाहिए. हम निश्चल खेती की बात कर रहे हैं. निश्चल खेती के लिए शिवलिंग कितना उपयोगी है. आप सोच भी नहीं सकते कि बिना शिवलिंग की स्थापना के अगर आप खेती करते हो और उस शिवलिंग का गाय के दूध से अभिषेक नहीं करते हो तो बेकार है. निश्चल खेती हो ही नहीं सकती. रिलेशनशिप के लिए श्री शिव का जल अभिषेक करना पड़ेगा.
और जल अभिषेक, और गंगा या यमुना का जल अभिषेक करें। वैसे तो किसी भी नदी का जल अभिषेक कर ले तो अच्छा है, पर गंगा का जल अभिषेक सर्वोत्तम माना जाता है, अच्छा माना जाता है। गढ़गंगा का जल अभिषेक बेस्ट माना गया है इसके लिए, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम क्यों, मुझे नहीं मालूम। शिप्रा का जल अभिषेक भी अच्छा होता होगा, आई एम श्योर। नर्मदा का भी, सरस्वती का तो होगा ही। पर अलग अलग कामों के लिए, कामों के हिसाब से ही है ये। शिप्रा का जल अभिषेक अगर आप अपनी हठ योग में जा रहे हैं तो, गंगा का जल अभिषेक यदि आप उसके लिए जा रहे हैं, क्या कहते हैं, रिलेशनशिप के लिए, कपलहुड के लिए, लव लाइफ के लिए, गंगा का जल अभिषेक चलेगा। लव लाइफ में गंगा ने जो विवाह किया था शांतनु से, आई थिंक शांतनु से विवाह किया था ना गंगा ने, पता नहीं किससे किया था, जो भी गंगा ने जिससे विवाह किया था, वो लव लाइफ बेस्ट लव लाइफ मानी जाती है। बेस्ट रेफरेंस ऑफ लव लाइफ अगर आपको समझना है तो गंगा ने जिससे विवाह किया था वो है सर्वोत्तम। सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल लव लाइफ को समझने का वो है जिस गंगा का विवाह। तो आज का सत्र मैं यहीं पर समाप्त करूंगा क्योंकि समय हो गया है, और समय हो गया तो सत्र तो समाप्त मुझे तो करना ही है। मैं बोल सकता हूं और भी, पर सुनने वालों का टाइम भी मुझे ध्यान रखना है, और नॉर्मली 1 घंटे के आसपास का टाइम रखते हैं हम लोग। ऑलरेडी 60 मिनट हो चुके हैं, तो आज का सत्र मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। नशा की इंपॉर्टेंस बताई मैंने। लव लाइफ का आधार है नशा। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। मतलब देखो कितना क्लियर कट कहा गया है भाई, नशा शराब में नहीं होता है, नशा तो प्रोसीजर में है। अगर नशा शराब में होता तो बोतल नाचती। नशा प्रोसीजर में है और बोतल वो प्रोसीजर नहीं कर पाती, इसलिए बोतल नहीं नाच सकती। मन प्रफुल्लित होता है नशे से, मन को आनंद मिलता है, और साथ में बैठ के अगर नशा किया जाए तो वो पूर्ण आनंद देता है, प्रोवाइडेड साथ जो है वो लव लाइफ का हो। इसलिए लव लाइफ का आधार नशा बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही, और आशा है कि लोग समझे होंगे कुछ इस बात को। कारण क्या है, हम लोग कृष्णेंद्र कथा में बात करते हैं तो लव लाइफ के डिस्टरबेंस का कारण नशे की अधिकता या मिसिंग होना, बस मूल आधार लव लाइफ का नशा। नशे का कम होना और नशे की अधिकता होना ही लव लाइफ में डिस्टरबेंसेस क्रिएट करता है। तो अब हम गाय ज्ञानिता के साथ आज का सत्र समाप्त करेंगे। प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग ये कृष्णेंद्र कथा करवाते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। जय कृष्णेंद्र।